हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। यूजीसी नेट स्टूडेंट जिनका एग्जाम 26 जून को था, आज मैं उस एग्जाम के बारे में बात करने वाली हूं। हम देखने वाले हैं कि जो आपका एग्जाम होम साइंस का हुआ है उसमें पेपर कैसा पूछा गया है, इजी था, मॉडरेट था या फिर बहुत टफ पेपर आया है, किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, ताकि दिसंबर में जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए हम और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। देखो, यहाँ पे एनालिसिस करने का मेन रीजन यही होता है कि जो गलतियां हमने इस पेपर में करी हैं वो गलतियां हम आगे जाके रिपीट ना करें, और जो न्यू लर्नर हैं, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है कि आखिरकार क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं और कहाँ से हमें अगली बार ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 तो आपका है ही, तो पेपर 1 को भी मैं कवर करूंगी, क्योंकि ये भी है कि आप पेपर 2 की अगर तैयारी करते हैं तो पेपर 1 भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो पूरी चीजें डिटेल के साथ देखेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कट ऑफ कितने जाने की उम्मीद है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकते हैं, इन चीजों पर भी मैं बात करूंगी। हालांकि मैंने इस चीज को शॉर्ट में डाला था, बट उसमें क्लियर आपको नहीं दिखा कि क्या चीज पूछी गई है। बाकी मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है, लेकिन फिर भी हम ऐसे भी देख लेंगे कि आखिरकार जो आपकी 2025 की यानी जून अटेम्प्ट की जो कट ऑफ जाएगी वो कितना हम उम्मीद कर सकते हैं। फिक्स तो नहीं पता चल सकता, क्योंकि वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, बट थोड़ा सा हमें एक अंदाजा मिल जाता है क्वेश्चन के लेवल को देख के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन और कहाँ से पूछे गए थे। यहाँ पे पहली बात तो जो आपका अभिकथन और कारण यानी अर्जर्सन और रीजन से क्वेश्चन कई टाइम से हमें देखने को नहीं मिल रहा था, तो इस बार भी यही हुआ है कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण से नहीं पूछा गया है। ये मैं लिख देती हूँ क्योंकि हिंदी वालों को थोड़ा सा दिक्कत होगा। अभिकथन और कारण वाले जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले हैं, तो नेक्स्ट टाइम से हम इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। दूसरी चीज है, एग्जाम का अगर लेवल बोला जाए तो यहाँ पे मैं बता दूं आप सभी लोगों को कि टफ पेपर नहीं था। अगर अकॉर्डिंग टू जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की है, जिन्होंने अच्छे से चीजें पढ़ी हैं, PYQ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यानी पिछले वर्ष के प्रश्नों को सॉल्व किया है, तो कई क्वेश्चन ऐसे थे जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ हम इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं कि भाई जो क्वेश्चन का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे, और एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं तो उनको इंक्लूड नहीं ही किया जाता है। अगर टफ की संख्या ज्यादा होती तब तो हम कहते हैं भाई मॉडरेट से टफ गया है, लेकिन टफ की संख्या बहुत ज्यादा दिखी नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पेपर एवरेज था। मतलब बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते, इस तरीके से आप कह सकते हो, है ना। अगर हम बात करें तो यहाँ फूड एंड डाइट थेरेपी से आपका क्वेश्चन देखने को मिला है। आपको फूड साइंस मैनेजमेंट से हमेशा प्रबंधन से क्वेश्चन आते हैं, तो हालांकि आए हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके जो जितने यूनिट्स हैं उनसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, कहीं ना कहीं से हर बार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हर बार क्वेश्चन वो आते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन 5 है, विटामिन ए, ठीक है, इसका सीक्वेंस लगाने के लिए आता है, और ये कई बार प्रीवियस ईयर पेपर में, मतलब पिछले कुछ वर्षों से कई बार ये पूछा जा चुका है। अगर यहाँ पे जो लोग एग्जाम दे के आए हैं उन्हें पता होगा कि अगर आपको विटामिन ए की डिफिशियंसी, मतलब उनसे होने वाले जो रोग हैं उनका जो ऑर्डर पूछा गया था, जो क्रम सीक्वेंस लगाने के लिए पूछा गया था, अगर आप रतौंधी भी आपको पता होगा तो जो नीचे आपके कोड दिए हुए थे उनसे आप तुरंत पता लगा सकते थे। एक ही कोड ऐसा था जिसमें रतौंधी दिया हुआ था, बाकी सब अलग अलग थे, तो तुरंत आंसर तक पहुंच सकते हैं। मतलब पूरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर स्टार्टिंग का आपको पता है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है इसका सीक्वेंस, वहां से अगर पता चल गया तो तुरंत पहुंच जाओगे। तो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगी बहुत लेंदी पेपर था कि आपको पढ़ने में बहुत समय लगा। सबसे खराब चीज इसमें ये थी कि इस बार का जो ऑनलाइन एग्जाम था, इसमें आपके स्क्रीन में पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा था। मतलब आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी एग्जाम देने में, बार बार इधर उधर करने में, मतलब आपको बार बार इधर उधर करने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि पूरी स्क्रीन में क्वेश्चन दिख नहीं रहा था। साइड में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ था, इधर आपका पूरा कॉलम दिया हुआ था अगर पैसेज की भी बात की जाए। तो इस तरीके से लोगों को थोड़ा सा इरिटेशन हो रही होगी कि हम अच्छे से ठीक तरीके से क्वेश्चन पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपका स्क्वैश प्रिपरेशन स्टेजेस से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, दूसरी बात करेंगे जीन पियाजे की स्टेजेस। आप जानते हैं जीन पियाजे की 4 स्टेजेस है, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक। इसका क्रम लगाने के लिए पूछा गया था। तो अगर आपको पता है कि भाई इसका क्रम कैसे लगेगा, इस बार को मैंने कई बार रिपीट किया है कि भाई ये जो क्वेश्चन होते हैं जीन पियाजे की स्टेटस से कई बार पूछ लिया जाता है, तो अगर आप लोगों को पता होगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप सभी को, है ना। डिसीजन मेकिंग स्टेज से क्वेश्चन आए थे। अब इस बार का थोड़ा सा मैं नया कहूंगी, क्योंकि हमने जो पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखा है इसमें हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन फिल्म डायरेक्टर से नहीं देखने को मिले हैं। ठीक है,
सो यहाँ पे ये चाहे पेपर 1 का हो, क्योंकि बात ये कि जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं ना तो आंखों में इतनी तेज से रोशनी पड़ती है कि कुछ टाइम तक तो लगता है कि भाई एग्जाम, मतलब इतना समय तक एग्जाम होना भी नहीं चाहिए। ऑल टाइम स्क्रीन पे देखते रहो तो दिमाग खराब हो जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे मैं कहूंगी, इस बार फिल्म डायरेक्टर से क्वेश्चन बहुत देखने को मिले हैं, निर्देशन पूछे गए हैं बोलती फिल्म से लगा के, और एक और था, मतलब कुछ ऐसे टाइप के हैं जो थोड़ा सा नया देखने को मिला है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्वेश्चन आया हुआ था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, ये पेपर 1 का ही मान लो। ठीक है, पेपर 1 का ये कर लो। और दूसरी चीज टेक्सटाइल से क्वेश्चन था पेपर 2 में। ठीक है, टेक्सटाइल से क्वेश्चन आया था जो हमेशा आता है। दूसरी चीज है आपका जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, 2 पैसेज आए थे आपके, 2 पैसेज, एक तो इजी था काफी पैसेज, एक थोड़ा सा टफ था। ठीक है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा सा पढ़ना, और पैसेज इस तरीके का था कि स्क्रीन में पूरा दिख भी नहीं रहा था, इधर उधर करना पड़ रहा था बार बार। सो इसमें थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हो सकती है, बार बार आप क्वेश्चन पढ़ो, इतना बड़ा पैसेज दे देते हैं, फिर उसके बाद इधर उधर करते रहो। सो 2 पैसेज हमेशा आते हैं होम साइंस में, एक पैसेज आपका पेपर 1 में पूछा जाता है, 2 पैसेज आपके पेपर 2 में पूछे जाते हैं। 5-5 क्वेश्चन रहते हैं, तो 10 नंबर का ये आराम से आपका हो जाता है। आपकी कढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कांथा वगैरह के बारे में पूछा गया था। ठीक है, कुछ चीजें आपको मिलान के थ्रू पूछी गई थी, कई सारी चीजें आपके सीक्वेंस के थ्रू पूछी गई थी। बट इस बार मैंने ये बहुत कम देखा है कि जो सीक्वेंस पूछे गए थे वो बहुत लेंथी नहीं थे, मतलब बहुत बड़े नहीं थे कि 7-8 टाइप के दे दिए जाए, उसमें बहुत ज्यादा बड़े हों। तो दिया गया था लेकिन बहुत ज्यादा सीक्वेंस वाले क्वेश्चन थे, मतलब कम थे एक तरीके से बोल दूं तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा। फिर बात करेंगे योजनाओं की, स्कीम्स वगैरह की। तो मनरेगा, इसका मिलान के थ्रू पूछा गया था, जैसे मनरेगा है और भी बहुत सारी वो वित्तीय चीजों से रिलेटेड हो गए, कुछ और भी बहुत सारी चीजें थी। तो देखो मनरेगा से संबंधित आपसे वैसे भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस बार भी आपको ये एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो ये अलग से जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं इनको अलग से थोड़ा सा पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, कुछ में डेट वाइज भी चीजें पूछी गई थी। आरडीए से रिलेटेड मैचिंग पूछा गया था, मतलब आरडीए से रिलेटेड कुछ चीजें दी गई थी, उनके साथ में स्टेटमेंट दिया गया था, स्टेटमेंट के थ्रू आपको उसको मैच करना था। तो ये चीज भी आपको मिली थी आरडीए से। आरडीए इंपॉर्टेंट ही है, आरडीए ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी एग्जाम हुआ हो आरडीए से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो एक ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जिनका आना कंपलसरी ही है, वो हटते ही नहीं है। तो ऐसे टॉपिक को छोड़ना ही नहीं चाहिए, जरूरी है उस चीजों को अच्छे से पढ़ लिया जाए। ठीक है, प्रीनेटल डेवलपमेंट स्टेजेस पूछी गई थी, भ्रूण से लगा के आपका लास्ट तक निषेचन लिखा हुआ था, उसके बाद से आपका पूरा गर्भधारण से गर्भाशय तक पूरा का पूरा सीक्वेंस लगाने के लिए ये दिया गया था। तो अगर आपको पता है तो यहाँ पे वैसे ये कॉमन चीजें हैं, इंसान जानता है इसके बारे में, आपने अगर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, अगर आपको इस बारे में नॉलेज होगी कि ये स्टेजेस मतलब कैसे कैसे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सीक्वेंस इसका लगेगा, तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते थे। देखो सीक्वेंस क्वेश्चन में एक चीज का फायदा होता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी उसके बारे में नॉलेज है कि स्टार्टिंग से क्या होगा, बीच में क्या होना चाहिए, सो वो थोड़ा सा हमें पता हो जाता है, उस तरीके से कोड देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ ये आंसर राइट हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छा होता है सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में। देखो अगर जिन्होंने अच्छे से थोड़ा बहुत थ्योरी भी पढ़ी हुई है तो उनको थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा होती है, अगर मैं कंपेयर करूं जो केवल प्रैक्टिस पे डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी वालों को फायदा ये होता है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, इधर उधर भी अगर थोड़ी बहुत चीजें हुई भी तो वो आराम से मैनेज कर लेते हैं। तो इसी वजह से जब भी पढ़ाई कीजिए तो थ्योरी वाइज पढ़ाई कीजिए, थ्योरी के बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें आपकी और अच्छे से इंप्रूव हो जाएंगी। प्रेगनेंसी हार्मोन्स के बारे में क्वेश्चन आए थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मुझे अभी थोड़ा बहुत याद नहीं है, लेकिन जितने मुझे याद हैं उतने मैंने आपको बता दिए। बाकी जो चीजें थी एक तरीके से बोला जाए तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी नहीं थे मेरे हिसाब से, कि आपको अगर इस बार की बात की जाए, ये जो आपका जून में एग्जाम हुआ है 26 तारीख को, इस बार की एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जिन्होंने टाइम से पहले ही पेपर फिनिश कर दिया होगा, है ना। क्योंकि बात यह है कि जब लेंदी क्वेश्चन होते हैं तो उनको समय देने में हमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि जब आपका 2024 में एग्जाम था उसमें बहुत ज्यादा सीक्वेंस वाले क्वेश्चन थे, बहुत लेंदी क्वेश्चन थे, 7-8 पॉइंट तक दिए हुए थे, तो वहां तक हमें अरेंज करने में बहुत ज्यादा समय लगा था। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लगा है। ठीक है, बाकी और जो चीजें पता होंगी वो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। ठीक, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पेपर 1 की, तो पेपर 1 में DI से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मार्क्स से परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन था कुछ, मतलब आपसे परसेंटेज वाइज कुछ चीजें पूछी गई थी। और कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आए थे, लगभग 2-3 क्वेश्चन आप कम्युनिकेशन के समझ सकते हो, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन था। ब्लूम टेक्सोनॉमी में आपका कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था।
सो ब्लूम टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। एसडीजी गोल टारगेट्स वगैरह पूछे गए थे, उनकी मतलब संख्या पूछी गई थी, 17, 169 वगैरह सब दिया हुआ था, 18 कहीं 17 ऐसे करके दिया हुआ था, आपको बताना था कि कौन सा है। तो मतलब बहुत बड़े नहीं, मतलब शॉर्ट में आप तुरंत, आपको अगर पता है कि भाई कितने एसडीजी गोल है, आप तुरंत टिक करके आगे बढ़ सकते हो। यूनिवर्सिटी के सीक्वेंस थे, अगर आपको डेट वगैरह पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, यूजीसी हो गया और भी मद्रास हो गया, इन सब चीजों का पूछा गया था। तो अगर आपको पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी का स्थापना वर्ष कब था, कब वो हुआ, तो आप सीक्वेंस आराम से लगा सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपका लिए टफ था कि जिनको अगर नॉलेज है वो तो अच्छे से कर लेंगे, जिनको नॉलेज नहीं है इस विषय में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आप अगर डेट याद रखते हो तो कहीं ना कहीं आपको उसमें फायदा होता है। तो यहाँ पे डेट अगर आपको याद रही होगी तो आपने सीक्वेंस आराम से अरेंज कर लिया होगा। ठीक है, रिसर्च से क्वेश्चन, ठीक है, तो रिसर्च से क्वेश्चन आया है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और भी रिसर्च था, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च था और भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च था, ठीक है, वर्णनात्मक अनुसंधान, ठीक है, और गवेषणा अनुसंधान, इन सब से क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ में आपका मिलान के थ्रू पूछा गया था, ठीक है, और कुछ आपका ऐसे पूछा गया था। तो इस तरीके से आपके रिसर्च के भी क्वेश्चन आए थे। फिल्म डायरेक्टर, फिल्म निर्देशक से क्वेश्चन आए थे, जैसे मैंने आपको बताया बोलती हुई फिल्म, और एक क्वेश्चन ऐसा था कि सीक्वेंस लगाने के लिए था, महाभारत दिया था, रामायण दिया हुआ था, चंद्रकांता जो सीरियल आता है अगर आपने कभी देखा हुआ हो, तो चंद्रकांता, हम लोग और वगैरह बहुत सारे थे, उसका सीक्वेंस लगाना था कि मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लगाओ कि पहले कौन सा सीरियल आता था, मतलब रामायण के बाद क्या आएगा, महाभारत की क्या वगैरह, इस तरीके से आपको सीक्वेंस लगाना था। ठीक है, तो रामायण था, महाभारत था, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका क्या था, चंद्रकांता था, हम लोग थे, और भी एक दो थे। तो अगर आपको नॉलेज हुई होगी कि भाई स्टार्टिंग से लेके कैसे चला है, पहले आपका जो दूरदर्शन है उसमें ये सारी चीजें आती थी। ठीक है, एंड यहाँ पे इतनी ही चीजें मुझे थोड़ा सा पता चली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, बट ये मैं कहूंगी कि हर एक यूनिट से क्वेश्चन आए हैं। आईसीटी के भी क्वेश्चन थे, यहाँ पे आईसीटी के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, और अगर मैं बात कहूं तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आप कहेंगे तो 2-3 क्वेश्चन मुझे दिखे थे। एक क्वेश्चन तो इजी था, अल्फाबेट्स वाला था, कुछ उसको अरेंज करना था, जस्ट मतलब जो अपोजिट था भाई एन का था तो यहाँ 14 लिखा हुआ था, फिर उसका था, फिर यहाँ कुछ लिखा था, तो ऐसे अरेंज करने का था। तो रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था। फिर अगर बात करें तो 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आए थे, उसके अलावा नहीं आए थे। बाकी एक पैसेज आपका पेपर 1 में भी आपको एक पैसेज देखने को मिला था, और आपका डीआई तो आपका वैसे भी आता ही है। ठीक है, बाकी आपकी बहुत ज्यादा मैं कहूंगी तो पेपर 1 में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं थे कि जो आपने ना देखे हों। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो शायद आपने पहली बार देखे होंगे, अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से कर ली है तो इस बार का मैं मानूंगी कि इस बार का जो एग्जाम था वो अच्छा था। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल वाला नहीं था। टाइम बहुत ज्यादा इसमें नहीं लगा है। आज के मतलब जो 26 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात कर रही हूँ, स्पेशली याद रखिएगा, फर्स्ट शिफ्ट पे आपका होम साइंस और आपका जो पेपर कंप्यूटर का है वो था। ठीक है, सो होम साइंस के साथ साथ कंप्यूटर भी था, और यहाँ पे पेपर 1 होम साइंस पेपर जो आपका शिफ्ट पहला है मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ आपकी कट ऑफ की। ठीक है, थोड़ा सा उसको भी जानना जरूरी है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ बात करूंगी पिछले कुछ ईयर की कट ऑफ की, है ना, थोड़ा सा अगर हम अनुमान लगाएं तो यहाँ पे अगर हम जून 2022 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जर्नल की कैटेगरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात करें तो 182 गई थी, और वहीं जेआरएफ के लिए बात करेंगे तो आपका 200। ठीक है, ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी का 162 था, और आपका जो जेआरएफ है वो उसका था आपका 182। ठीक है, जेआरएफ की हमेशा ज्यादा ही होती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस मतलब होते हैं कि आपका जो आरक्षण वाले होते हैं जनरल कैटेगरी में 10% का उनको आरक्षण मिलता है, तो ये होता है, ये भी 162 था, और जो आपका जेआरएफ था वो 184। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें उसके बाद आपके एससी की, तो एससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का था वो था 150 और 176 जेआरएफ, और एसटी की अगर मैं बात करूंगी तो 150 और 176 जेआरएफ। तो ऐसा आपका 2022 का था। अब मैं बात करूं जून 2023 की, जून 2023 में कैसा गया, तो जून 2023 की बात करें तो जर्नल में अगर बात की जाए तो 184 असिस्टेंट प्रोफेसर की, और आपका 204 गई थी आपकी जेआरएफ की। ठीक है, यहाँ मैं जेआरएफ की बात कर रही हूँ। जेआरएफ में देखो फायदा होता है, जेआरएफ अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको बढ़िया आराम से पढ़ाई भी होती रहती है, आपको पैसे भी मिलते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ मेहनत करके कुछ अच्छा सा अचीव किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो ओबीसी की,
168 और JRF आपका 190। EWS की बात करूं तो EWS का आपका 168 और 194, ठीक है। और वहीं अगर मैं SC की बात करूं तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का 160 और आपका जो JRF है वो 184, ठीक। और ST की अगर मैं बात करूं तो 165 और आपका JRF होगा 182, ठीक है। ऐसे आपका जाएगा। अब बात करते हैं आपके अगस्त 2024 की। तो पहले तो इसका पेपर ऑफलाइन हुआ, उसके बाद ये आपका ऑनलाइन हुआ, ठीक है। सो ऑफलाइन में भाई पेन की जरूरत, और उसके बाद जो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंसेस आ गए थे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ आपकी क्या होगा कि आपका एक तरीके से 3 कैटेगरी में इसको आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका PhD के लिए और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और आपका JRF के लिए, तीनों चीजों के लिए होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपका PhD के लिए, कोई और प्लेन पेज देखे कि हाँ यहाँ पे सही है चलो, यहाँ पे अगर हम बात करें आपका अगस्त 2024 की, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम की, तो यहाँ पे आप PhD कर लो, ठीक है। और यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और यहाँ पे आपका JRF, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो जर्नल वालों का है वो है 166 और आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो 188 और JRF के लिए 214, ठीक है, काफी गई थी। और यहाँ पे बात की जाए तो आपका OBC के लिए, OBC का आपका 152, 172 और यहाँ पे JRF होगा आपका 200। EWS की अगर मैं बात करूँ तो EWS का आपका होगा 142 और उसके बाद अगर बात करें तो 164 और JRF आपका 194। तो देखो काफी मतलब गई थी उसमें। और SC की बात करें तो 146, 164 और 194, ठीक है। ST की बात करें तो 144 और 162 और 186 JRF के लिए। अब बात करते हैं जनवरी 2025 की, ठीक है। तो यहां अगर मैं बात करूं आपके जनवरी 2025 की, ठीक है, Jan 2025, तो यहाँ पे जो आपका PhD है, ठीक है, और जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है और जो आपका JRF है, जर्नल वालों की बात करूंगी तो 158 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 180 और इसके JRF के लिए 204। OBC की बात करूंगी तो OBC का आपका 146, 164 एंड 192 JRF, ठीक। वहीं अगर मैं बात करूं EWS की, EWS का आपका 144 और 164 एंड 196 इसका जाएगा। SC की बात करूंगी तो 140 गया था, 156 और 180, ठीक है। और वहीं ST की बात करूंगी तो आपका कितना गया था, आपका 156 और 178, इतना मतलब JRF के लिए। ये JRF का है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का है और ये क्या है आपका PhD का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका गया हुआ था। अब यहाँ पे जून 2025 की बात कर लेते हैं कि क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, रुकिएगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके जून 2025 की, ठीक है, इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक अनुमान है, कोई फिक्स नहीं है, बट एक उम्मीद है कि मतलब यहाँ तक हो सकता है चली जाए। तो यहाँ अगर मैं बात करूंगी तो जर्नल का आपका जो PhD है और ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और ये आपका JRF, तो जर्नल के लिए जो है वो जा सकती है 165, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के 186 और आपका जो JRF है वो 210 जा सकती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ पेपर था नहीं। OBC की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 155, उसके बाद 176 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और 198 आपका JRF। EWS की बात करूंगी तो 155, 174 और आपका जो JRF है वो 200 तक जा सकता है, ये आप मान के चलिएगा, ठीक है, इतना आपको मान के चलना है। SC की बात करूंगी तो 148 आपका PhD, 162 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और 190 तक आपकी JRF के लिए जा सकती है। ST की बात करूंगी तो आपका 142 आपका PhD और 160 आपका जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है और 185 आपका JRF के लिए जा सकती है। तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो सेफ स्कोर आपका मतलब इतना आपका हो सकता है। अगर इससे ज्यादा आप नंबर लेके आए हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में मानिएगा। इससे हो सकता है कम भी जा सकती है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना मैंने आपको बताया है उतना ही बिल्कुल 102% कंफर्म हो, बट एक हम उम्मीद के साथ ये चीज कह रहे हैं। तो बाकी जो एग्जाम हुआ है आई होप आप सभी ने अपने स्तर के लेवल से बहुत अच्छा ही दिया होगा। हर कोई चाहता है कि हम बार बार एग्जाम ना दें, एक ही बार में हमारा क्लियर हो जाए ताकि समय भी बचे
और एक अलग से ही टेंशन होती है एग्जाम की, आप सभी इस चीज से वाकिफ होंगे। और यहाँ पे आप सभी लोग अपना बताइएगा कैसा गया है आप सभी का एग्जाम, कैसा आपने दिया है, किस लेवल के आपको कैसा लगा ये एग्जाम देके, किस लेवल के क्वेश्चन आपको लगे, आपको क्या ये एग्जाम टफ लगा। जिन्होंने पहली बार दिया होगा हो सकता है इसकी, देखो यूजीसी की लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा हो सकता है कि आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हुई होगी। वैसे लैंग्वेज नहीं, मतलब पूछने का जो वे है उसको अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी है, आपने अच्छे से स्टडी कर ली है तो आपको उसकी लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ जाती है। बाकी जिन्होंने पहली बार दिया है उनके लिए में भी हो सकता है कि टफ हो, बाकी जो पहले से ही एग्जाम देते हुए आए हैं उनके लिए आसान रहा होगा आज का पेपर, मतलब जो 26 तारीख को हुआ है। एंड ये रहा। एंड जैसे ही फिर उसके बाद एग्जाम 29 को खत्म हो जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा कितने आपके क्वेश्चन सही हैं, क्या है, कैसा रहेगा आपका जो जेआरएफ निकलेगा कि नेट निकलेगा। बट उम्मीद मैं यही कहती हूँ कि आप सभी लोगों का जेआरएफ हो जाए, मेरी ब्लेसिंग आप सभी लोगों के साथ है, क्योंकि जेआरएफ होने से आप सभी को फायदा भी होगा और अच्छा भी है जेआरएफ निकल पाना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना अच्छे से, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तैयारी बंद करके बैठ जाइए, अभी एग्जाम दे के आए हैं, थोड़ा बहुत रिलैक्स कीजिए, लेकिन उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है, आपको दोबारा इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक इंसान को ये पता होता है कि आपने जो एग्जाम दिया है वो किस तरीके से दिया है, क्या आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, सबको अपना पता होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये जो जून में एग्जाम हुआ है 26 को, इसका पेपर आपका बहुत अच्छा नहीं गया है, तो दिसंबर के लिए अभी से लग जाइएगा, ठीक है, और तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी क्लासेस ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो न्यू क्वेश्चन है उनको भी आप देख सकते हैं। बाकी हम बहुत जल्द इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे, और इस बार आपके लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि जो मैंने पढ़ाया है वो चीजें आई हैं, बट मैं ये कहूंगी कि अब आगे जाके हम लोग थ्योरी के साथ साथ सारी चीजें कवर करेंगे। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय।